हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका विक्की सर क्लासेस में इकोनॉमिक्स विद विक्की शर्मा शो के अंदर। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक से चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर की। ओके जी, तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट वर्ड को समझना है तो बड़े इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या कह रहे हैं हम, अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा तो क्या मिलेगा। इट रेफर्स टू इंक्रीज, पहला वर्ड क्या आया, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ही क्या है डियर, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये समझिए, आप स्टॉक ऑफ कैपिटल को आप के से डिनोट कर सकते हो। स्टॉक ऑफ कैपिटल को आप के से डिनोट कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट को मैं आई से डिनोट कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, आई, और स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या हो गया, स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या हो गया डियर, के। स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या हो गया है, के। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ के ही इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन स्टॉक ऑफ कैपिटल का इंक्रीज है ना, क्या करें, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो इंक्रीज के लिए हम लोग एक डेल्टा का साइन बना देते हैं। इंक्रीज के लिए हम लोग किसका साइन बनाते हैं, डेल्टा का साइन बना देते हैं। तो मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया डियर, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। अगर आप इक्वेशन में इसको याद करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट किया, और के स्टॉक ऑफ कैपिटल है, और इंक्रीज को हमने ले लिया चेंज। तो हमने कैसे कह दिया, डेफिनेशन, यानी इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन के क्या है, कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो डेफिनेशन कैसे बन जाएगी इन्वेस्टमेंट की, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान का रखना है डियर, कि इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया क्यों जाता है, मोर इनकम जनरेशन के लिए, है ना। तो देखिए, फॉर्मेशन मींस क्या होता है, बनना। फॉर्मेशन मींस क्या होता है, बनना। कैपिटल का बनना ही तो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कह दें या कैपिटल फॉर्मेशन कह दें, एक ही बात होती है, बिल्कुल सिंपल। ओके, अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम देख लें, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो दो हो जाते हैं। एक हो जाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक हो जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक हो जाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक हो जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं डियर, तो किस तरह होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। किसकी बात की जाएगी, फिक्स एसेट्स की बात की जाएगी। अब फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, है ना। ड्यूरिंग ए 1 ईयर कोई भी फर्म जितनी प्लांट मशीनरी पे इन्वेस्ट करता है वही क्या कहलाता है, फिक्स एसेट्स कहलाता है। क्या हो गया, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी प्लांट मशीनरी पर इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ध्यान क्या रखना है आपको, यहां जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था डियर, कि इन्वेस्टमेंट ही कैपिटल फॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट ही कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट ही क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन जब यहां ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो अगर आप फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट है। अगर खाली कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या बताया था आपको यहाँ पे, कि इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जब हम अगर क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है तो आपको ये भी नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है। लेकिन अगर उसने आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया है, अगर उसने क्वेश्चन में आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया है डियर, तो यानी वो फिक्स इन्वेस्टमेंट दे रहा है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है, और उस केस में आपको सेकंड कंपोनेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लेना होगा। ओके जी, तो देखिए अभी हम बात करें किसकी,
फिक्स इन्वेस्टमेंट की, तो बिल्कुल सिंपल है, ड्यूरिंग ए वन ईयर, वन अकाउंटिंग ईयर में कोई भी फर्म, कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी, क्या एक साल के अंदर कोई भी देश या फर्म कितना प्लांट और मशीनरी पे जो कुल खर्च करता है, कुल फिक्स एसेट्स बनाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब सवाल यह है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप देख रहे हैं, अगर डियर प्लांट मशीनरी ज्यादा होंगी तो क्या होगा डियर, रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो हमारा आउटपुट लेवल ज्यादा होगा, और आउटपुट ज्यादा होगा तो जीडीपी ज्यादा होगा, जीडीपी ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बिल्कुल सिंपल। ओके जी। अब देखिए सेकंड बात आ जाती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन के, और चेंज इन के दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स एसेट्स वाला हमने समझ लिया है, अब किसकी बात आ गई है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है डियर, देखिए ध्यान से, इट रेफर्स टू, क्या करें, इट रेफर्स टू इंक्रीज, चेंज है ये भी, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ। अब देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स आएंगे, एक क्या, हम किसकी बात करेंगे, फिनिश गुड्स की बात करेंगे, सेमी फिनिश गुड्स की बात करेंगे, और रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे। यानी ड्यूरिंग ए वन अकाउंटिंग ईयर एक फर्म के पास क्या होता है, रॉ मटेरियल भी होता है, सेमी फिनिश गुड्स भी होते हैं, फिनिश गुड्स भी होते हैं। अब रॉ मटेरियल आपको पता है कि मानी वुड है, वो रॉ मटेरियल है ना, लेकिन सेमी फिनिश गुड्स कौन से, फिनिश गुड्स कौन से होंगे, मान लीजिए सोफा है बनके तैयार है तो वो फिनिश गुड हो गया। लेकिन सेमी फिनिश गुड क्या है कि सोफा का एक ढांचा तो तैयार है, उसमें पेंट नहीं हुआ है, उसके ऊपर गद्दी नहीं लगी है ना, तो क्या बोले जाते हैं, सेमी फिनिश गुड्स बोले जाते हैं। तो ड्यूरिंग ए वन अकाउंटिंग ईयर किसी भी फर्म के पास, किसी भी देश के पास में जितना भी फिनिश गुड्स होते हैं, जितने सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, और जो रॉ मटेरियल होता है, वही क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। यही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री स्टॉक। ओके, अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमने कहा यहाँ पे एक तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, एक क्या फिनिश गुड्स होने चाहिए, और सेमी फिनिश गुड्स होने चाहिए। तो क्यों जरूरी है किसी फर्म के पास में रॉ मटेरियल का होना, तो देखिए अगर फर्म के पास में रॉ मटेरियल होगा डियर, तो एक तो क्या होगा, डे बाई डे जो परचेज करने का मामला है वो उसका रुक जाएगा, जो इनपुट्स की सप्लाई है वो रेगुलर होगी, और अगर प्राइस भी चेंज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस की जो अनसर्टेनिटी है उससे भी फर्म बच सकती है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि सप्लाई ऑफ इनपुट्स फटाफट से हो जाएगी, है ना, क्या होगा, रॉ मटेरियल की सप्लाई होगी, तो जो डे टू डे परचेस करना है उसकी दिक्कत कोई नहीं आने वाली है। फिर क्या, अनसर्टेनिटीज, मार्केट में प्राइस की अनसर्टेनिटी होती है, या कभी कभी रॉ मटेरियल मिलता भी नहीं है, तो उस प्रॉब्लम से बच सकती है फर्म अगर वो अपने पास रॉ मटेरियल्स रखती है। ओके, फिर हमने कहा कि फिनिश गुड्स भी होने चाहिए। तो फिनिश गुड्स क्यों होने चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो देखिए कई बार क्या होता है डियर, फर्म को आइडिया नहीं लग पाता है अपनी एक्चुअल डिमांड का। फर्म सोचती है हमारी 2000 यूनिट्स डिमांड होगी, लेकिन अचानक से डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो अगर अचानक से डिमांड ज्यादा हो जाती है तो इसमें अगर फर्म के पास में ऑलरेडी फिनिश गुड्स हैं तो वो क्या कर सकता है, उनको मार्केट में लेके आ सकता है। फिर सेमी फिनिश गुड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होने चाहिए, कि मान लीजिए फिनिश गुड भी खत्म हो गए फिर भी डिमांड खत्म नहीं हो रही है, तो सेमी फिनिश गुड्स को फटाफट से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके भी डिमांड को पूरा किया जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डियर क्या आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। तो देखिए डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक वर्ड ही बता रहा है आपको, वो इन्वेंट्री जो फर्म चाहती है ना, वो प्लान करती है कि इतना इन्वेंट्री होना चाहिए, वो तो डिजायर्ड हो गया। और अनडिजायर्ड कौन सा हो गया, जो फर्म प्लान तो नहीं करती है लेकिन अचानक से किसी भी वजह से वो मेंटेन हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे, अनडिजायर्ड स्टॉक। जैसे एक फर्म ने प्लान किया कि 100 यूनिट्स ईयर वो फर्म प्रोड्यूस करेगी, है ना। अब इस 100 यूनिट्स में से, 100 क्वांटिटी में से वो प्लान करती है कि मेरे 70 यूनिट्स उसके क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे। अब 100 यूनिट्स का उसका प्रोडक्शन है और 70 यूनिट्स क्या हो जाएंगे, उसके सेल। तो वो प्लान कर रही है कि मेरे पास 30 यूनिट्स का क्या रह जाएगा, स्टॉक रह जाएगा। स्टॉक कौन सा है, ये डिजायर्ड इन्वेंट्री रह जाएगी, लेकिन फर्म ने प्रोडक्शन तो किया 100 यूनिट्स का, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस फर्म की डिमांड उतनी नहीं हो पाई, और सेल, अगर हम सेल की बात करें डियर, तो सेल सिर्फ कितने हुए, सेल कितने हो गए,
सेल हो गए 60 यूनिट्स। तो अब जो 40 यूनिट्स हैं, है ना, फर्म तो चाहता था 30 यूनिट्स का डिजायर्ड स्टॉक रहना, लेकिन अब स्टॉक कितना बन गया, 40 बन गया। तो यहाँ पे ये जो 10 है, पहले 30 का प्लान कर रहे थे, अब ये 40 हो गया, तो 10 क्या हो गया, अनडिजायर्ड स्टॉक हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करें, डिजायर्ड इन्वेंट्री क्या होती है, इट इज ए प्लान इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर टू मीट इमीडिएट डिमांड, है ना। वो चीज क्यों रखना चाहता है अपने पास में कि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाए तो फटाफट से वो इसको मार्केट में लेके आ जाए। ये क्या हो गया, इट इज द अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, इट अराइजेस व्हेन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड। तो हमने सोचा था कि 70 यूनिट सेल हो जाएंगी, लेकिन 70 यूनिट सेल नहीं हुई, 60 यूनिट सेल हुई। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो 10 यूनिट्स है डियर, वो अनडिजायर्ड स्टॉक में चली जाएंगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि डिजायर्ड इन्वेंट्री क्या है और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री क्या है, इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो आप इसका आंसर बड़े ध्यान से लिखेंगे। ओके जी, एक बार इसको नोट कर सकते हैं फटाफट से। ओके, अब देखिए, अगर हम आगे की बात करें डियर, तो बात आती है किसकी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की। इसकी बात अभी थोड़ा लेटर करते हैं, और अभी हम पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए बड़े रिलैक्स होकर आराम से समझिए। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time, expected obsolescence, expected obsolescence। अब passage of time, यहां पर एक वर्ड और लगा सकते हैं आप, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज, है ना, ये भी आप लगा सकते हैं। क्या हो गया, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, जो भी हमारे पास में फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स की वैल्यू का फॉल होना या लॉस होना, किसकी वजह से। देखिए डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन में रीजन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में भी शुरू में क्या आता है, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, और हम कैपिटल लॉस की बात करते हैं तो वहां पे स्टार्टिंग दोनों की सेम रहती है, लेकिन रीजंस दोनों के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आती है तो आपको पूरा लिख के आना होगा कि डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स due to use of normal wear and tear, accidental damage, expected obsolescence और passage of time। इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब रीजंस की वजह से जो होता है लॉस फिक्स एसेट्स का, वही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। ओके, अब बात क्या थी डियर, कि एक वर्ड है यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसको समझना भी क्या होगा, बहुत जरूरी होगा। अब मान लीजिए कोई कंपनी डियर क्या करती है, एक मशीन परचेज करती है ना, कोई कंपनी क्या करती है, एक मशीन परचेज करती है, और जो मशीन वो परचेज कर रही है वो कितने की है डियर, वो है 10 लाख की। कितने की है, 10 लाख की। अब कंपनी को ये भी पता है ये जो 10 लाख की मशीन है, इसका लाइफ स्पेन कितना है डियर, इसका लाइफ स्पेन है 10 ईयर्स, यानी ये मशीन 10 साल तक चलेगी। अब देखिए, यानी एक मशीन कंपनी ने खरीदी है जिसका प्राइस कितना है, 10 लाख रुपीस है। कितना है, 10 लाख रुपीस। और कंपनी को यह भी पता है कि ये मशीन 10 साल चलेगी, यानी 10 साल चलने के बाद ये मशीन जो है बेकार हो जाएगी, पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो जाएगी, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, अब जरा सोचिए, क्या 10 साल बाद कंपनी को ये वाली मशीन नहीं चाहिएगी, कंपनी को मशीन चाहिएगी, तो एकदम से 10 साल बाद कंपनी 10 लाख रुपए कहां से लाएगी, कंपनी 10 लाख रुपए नहीं ला पाएगी, है ना। तो इस कंडीशन में होता क्या है, कंपनी को प्लान करना पड़ता है कि मुझे पता है कि 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी ये देखती है कि ये मशीन 10 लाख की है और चलेगी 10 साल, है ना, तो उसका एक ईयर में कितना रुपया मुझे जोड़ना है ये कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करती है, जो मशीन का प्राइस है और जितनी मशीन चलेगी उसे उसको डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो रिमेनिंग कितना रह गया डियर, 1 लाख रुपीज रिमेनिंग रह गया। कितना रह गया, 1 लाख रुपीज क्या रह गया रिमेनिंग, 1 लाख रुपीज क्या रह गया रिमेनिंग। अब इसका फायदा क्या है, कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपीज हर ईयर ऐड करती रहेगी, 1 लाख रुपीज हर ईयर ऐड करेगी। तो 10 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे उसके पास में, 10 लाख रुपए, और इस 10 लाख रुपए से वो न्यू मशीन परचेज कर सकती है। तो ये जो 1 लाख रुपीज हर एनुअल ईयर में उसने ऐड किया है डियर, यही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्योंकि मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी,
और 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 10 साल बाद कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वो 10 लाख रुपए एकदम से नहीं आ पाएंगे, तो कंपनी क्या करती है, हर साल 1 लाख रुपए ऐड करती है। यानी कंपनी क्या करेगी डियर, एक गुल्लक बना लेगी या एक अकाउंट बना लेगी, और उस अकाउंट में या उस गुल्लक में हर साल वो 1 लाख रुपए डालती जाएगी। 1 लाख रुपए डालते जाने से लगातार 10 साल तक जो ऐसा करेगी तो 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। उस 10 लाख रुपए से कंपनी इस मशीन को रिप्लेस कर देगी। कंपनी इस मशीन को क्या कर देगी डियर, रिप्लेस कर देगी। कंपनी क्या करेगी डियर, इस मशीन को रिप्लेस कर देगी। तो बिल्कुल सिंपल है डियर, आराम से समझ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है। तो देखिए हम क्या करें, डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो हो गया। अब बात किसके लिए, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें पता है क्योंकि एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस, क्योंकि मशीन का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि मशीन डेप्रिशिएट होगी तो उसको रिप्लेस करना होगा। तो हम क्या करें, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इनको रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स रिक्वायर्स फंड्स, अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मुझे फंड चाहिए, है ना, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 साल बाद मुझे फंड चाहिए। प्रोविजन फॉर द फंड्स इज मेड ऑन एनुअल बेसिस, ये जो प्रोविजन है ये एनुअल बेसिस पे किया जाता है कि हर साल 1 लाख रुपए ऐड करते रहे, क्योंकि 10 साल बाद हमें 10 लाख रुपए चाहिए थे। बेसिस टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीनरी, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और यही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बिल्कुल सिंपल, ओके जी। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है डियर, अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कंपनी नहीं बनाएगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा डियर, जो 10 साल बाद उसे मशीन चाहिए वो मशीन नहीं रिप्लेस कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी डियर, स्लो डाउन हो जाएगी। ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो डेप्रिसिएशन की कहानी कहीं ना कहीं आपको समझ में आई होगी। ओके जी, आगे चलने से पहले अब हमें समझना होगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं डियर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो आप देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या है, ग्रॉस, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। एक क्या है, ग्रॉस, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस को समझिए। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं किसकी बात करूं, हम कह रहे हैं ग्रॉस का मतलब क्या है, टोटल, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट्स। कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट्स क्या हैं, प्लांट, मशीनरी, है ना, ये क्या होता है, कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट्स क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। क्या बताया अभी तक मैंने आपको, ग्रॉस का मतलब क्या होता है डियर, टोटल। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स। हम क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स की बात कर सकते हैं, प्लांट की बात कर सकते हैं, मशीनरी की बात कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, जो किसी भी अकाउंटिंग ईयर में डियर जो फर्म एक्सपेंडिचर करती है वो 2 तरह के खर्चे करती है। एक कौन सा करेगी, वो न्यू एसेट्स पे खर्च करेगी। एक क्या करेगी डियर, न्यू एसेट्स पे खर्च करेगी, और एक रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी ने एक मशीन खरीदी जिसका प्राइस 10 लाख रुपए था और उसका लाइफ स्पैन 10 ईयर्स था। तो कंपनी को क्या करना पड़ा, हर साल 1 लाख रुपए जोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसे पता है कि 10 साल बाद ये मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी और मुझे इस मशीन को रिप्लेस करना होगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कंपनी जो खर्चा कर रही है, एक तो क्या खर्चा कर रही है, वो नया एसेट, नया मशीन खरीद रही है, और दूसरा क्या कर रही है, जो पुराना मशीन उसके पास था उसको रिप्लेस कर रही है, उसको रिप्लेस कर रही है ना। अब ये भी हो सकता है कि मशीन को पूरा ही रिप्लेस करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मशीन के अंदर कुछ टूट फूट हुई हो, उसको ठीक कराना हो। तो दोनों ही खर्चे, कि पूरा रिप्लेस करना है या टूट फूट का खर्चा है, उस तरह के खर्चे हो गए। और एक वो खर्चा हो गया जो कंपनी नई मशीन खरीदेगी, जो कंपनी नई मशीन खरीदेगी। अब जरा समझिए, किसी कंपनी के पास में कितनी थी, 6 मशीन्स थी। 6 मशीन्स थी, है ना। एक कंपनी है और उसके पास में 6 मशीन्स थी डियर, है ना। दोबारा से लिख देता हूं, 6 मशीन्स थी, ठीक है जी। कंपनी के पास 6 मशीन ऑलरेडी थी, ओके। अब कंपनी ने इस साल प्लान किया कि वो 2 मशीन्स
न्यू एसेट्स यानी कि 2 न्यू मशीन्स परचेज करेगा। कंपनी ने क्या प्लान किया कि 2 न्यू मशीन्स परचेज करेगा। अब यहां पे जो 2 मशीन्स है डियर, 2 न्यू मशीन्स है, वो तो हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। वो क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट। और अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था डियर, कि जो ग्रॉस है उसका मतलब क्या होता है? टोटल। उसका मतलब क्या होता है? टोटल। यानी ग्रॉस बड़ा है, टोटलिटी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? हम यहां पे कह रहे हैं कि जो नेट न्यू एसेट्स हैं, जो न्यू एसेट्स 2 मशीन्स परचेज की गई हैं, वो तो हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। और अगर इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स जोड़ दें, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स जोड़ दें, यानी मान लीजिए इन 6 मशीन में से एक मशीन की वैल्यू बिल्कुल डेप्रिशिएट होकर 0 हो गई थी, तो कंपनी उस मशीन को भी तो रिप्लेस करेगी। तो वो 10 लाख की वैल्यू और ऐड कर दें, है ना। ये 2 मशीन्स की वैल्यू ऐड कर दें, और जो 6 में से एक मशीन की वैल्यू पूरी तरह क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। और वो कितने की थी? वो 10 लाख की थी। कितने की थी? 10 लाख की। इस 10 लाख को, यानी ये 2 मशीन जितने की आई प्लस इस 10 लाख को ऐड कर दें, तो डियर क्या बन जाएगा? हमारा ग्रॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यानी अगर हम न्यू एसेट्स या नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, है ना, नेट इन्वेस्टमेंट में अगर मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आप साफ देख रहे हैं कि ग्रॉस क्या हो गया? टोटल की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? क्या जो एक इन्वेस्टमेंट पहले किया गया था और एक जो रिप्लेसमेंट किया गया, उन दोनों को जोड़ने से क्या बन जाता है? हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अब ध्यान से आप देखिए, अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है डियर, ये तो क्लियर है कि ग्रॉस बड़ा है ना, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आप कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन। आप देख रहे हैं यहां पे भी मैंने समझाया था कि नेट इन्वेस्टमेंट जो 2 नई मशीन परचेज की गई, नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। उसमें अगर हम डेप्रीसिएशन, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? डेप्रीसिएशन दे रहे हैं। अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट में इन 2 मशीन्स में रिप्लेसमेंट प्राइस या कॉस्ट को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो पूरी कोशिश की गई है आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको क्लियर किया जाए। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है वो भी आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ओके जी, अगर हम बात करें डियर किसकी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो हम कैसे कह रहे हैं कैसे हो जाएगा? देखिएगा, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर करें बाई प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर द्वारा ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 2 बातें आ रही हैं, एक तो न्यू एसेट्स को परचेज किया गया है, न्यू एसेट्स को परचेज किया गया है, और दूसरी बात क्या? जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक था, है ना, एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस करने के लिए भी खर्चा किया जा रहा है। अभी मैंने आपको सारा दिखाया था, सारा कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे इसको। क्या दिखाया था डियर? आपको दिखाया गया था अभी क्या कि ये जो न्यू एसेट्स है, 2 न्यू एसेट्स हुई प्लस रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक, यानी 2 न्यू मशीन्स प्लस रिप्लेसमेंट, है ना, और इसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो न्यू मशीन्स प्लस डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, वही पूरा जो खर्चा है, वही पूरा जो खर्चा है, देख रहे हैं आप, ये क्या है? सारा खर्चा। खर्चा 2 तरह से हो रहा था, न्यू एसेट्स पे और रिप्लेसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स पे, है ना। ये पूरा खर्चा मिलके क्या बन जाता है डियर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। पूरा खर्चा क्या बन जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो आपने देखा भी, क्या करें? इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, वहीं अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट बात करते हैं तो क्या करें? इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। ये कौन सा था? न्यू एसेट्स। कंपनी ने इस साल 2 नई मशीन खरीदी थी, सिर्फ वही जो 2 मशीन थी उन्हीं पे किया गया खर्चा डियर क्या कहलाता है? नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस के अंदर हम रिप्लेसमेंट की वैल्यू भी ऐड करते हैं। किसकी वैल्यू? रिप्लेसमेंट की वैल्यू भी डियर ऐड करते हैं, है ना। ग्रॉस के अंदर रिप्लेसमेंट की वैल्यू भी ऐड की जाती है, लेकिन यहां बात करें इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। यहां रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं किया था, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। ओके जी, फिर इट डज नॉट
शो नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, क्योंकि यहां तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू भी ऐड है, तो कितना नेट हुआ एडिशन वो पता नहीं चलता है। लेकिन यहां तो नई मशीन की बात की जा रही है, तो इट शोज नेट एडिशंस टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यहां पे शो होता है। फिर क्या करें, इट नीड नॉट नेसेसरी लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हम ग्रॉस की बात करें डियर, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज हो ही हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है? क्योंकि मान लीजिए यहां पे हमने क्या कहा था कि प्रोड्यूसर के पास में 6 मशीन्स थी, है ना, और मैंने एग्जांपल उधर क्या लिया था कि 6 में से एक मशीन क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई थी, और कंपनी ने 2 नई मशीन परचेज की थी। तो यहां पे इस अकाउंटिंग ईयर का 2 नई मशीन प्लस 1 मशीन जो डेप्रीशिएट हुई, उनको मिला करके हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था, है ना। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है डियर कि यहां तो दोनों की बात आ रही है। अब ये भी तो पॉसिबल है, मान लीजिए 2 नई मशीन खरीदी ही नहीं गई, मशीन 6 में से 3 डेप्रीशिएट हो गई। अगर 3 डेप्रीशिएट हुई तो यहां तो सारा यहां पे आएगा ही। तो 3 मशीन यानी 6 मशीन थी, 6 मशीन में से 3 मशीन ठीक थी और 3 मशीन को रिप्लेस करना पड़ा, तो मशीन तो 6 ही नहीं, यहां पे मशीन ज्यादा नहीं हुई, है ना, क्योंकि मशीन ज्यादा नहीं हुई इसलिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। लेकिन यहां तो हम क्या करें कि न्यू मशीन्स ही आएंगी। क्या आएंगी? न्यू मशीन्स। अगर न्यू मशीन्स आएंगी तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है या जो जीडीपी है डियर, वो सर्टेनली बढ़ेगा। यानी बिल्कुल क्लियर है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है ना, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट ये शो करता है कि प्रोडक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल सिंपल। ओके जी। फिर देखिए डेप्रिसिएशन की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही ली है। फिर एक वर्ड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो क्या आता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। देखिए बेसिकली हमें डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के डिफरेंस को भी जानना है। तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के डिफरेंस को जानना है तो उससे पहले हमें ये 2 वर्ड समझने पड़ेंगे कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है। एक्सपेक्टेड को भी जानना होगा और अनएक्सपेक्टेड को भी जानना होगा। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है डियर? देखिए अगर टेक्नोलॉजी और डिमांड की वजह से लॉस हो रहा है वैल्यू का, है ना, तो वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। क्या करें, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में फॉल 2 रीजन से हो रहा है, या तो टेक्नोलॉजी की वजह से या डिमांड की वजह से, तो ये क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और फिक्स एसेट्स की वैल्यू में फॉल नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से हो रहा है ना, किस वजह से, नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से हो रहा है, या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से हो रहा है, या ऐसा कोई कारण से भी आपने कुछ टाइम पहले देखा था कोरोना वायरस आ गया था, ऐसी किसी अनसर्टेनिटी की वजह से हो रहा है, तो वो कहलाती है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड क्या हो गया, अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू में फॉल टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड की वजह से हो रहा है तो वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होगा, अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू में फॉल नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से हो रहा है, या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से हो रहा है, या और किसी कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ओके जी। फिर क्या करें, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है इट इज ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल लॉस। ये किसका पार्ट होता है, कैपिटल लॉस का पार्ट होता है। ओके फिर क्या करें, अगर हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की बात करें, इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हर कंपनी अपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती है, क्योंकि इसे पता होता है कि उसकी जो भी मशीन्स खरीदी गई हैं उसके द्वारा वो हर ईयर डेप्रिशिएट होंगी। तो और डेप्रिशिएट क्यों हो रही हैं, क्योंकि या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी या कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हो जाएगी, है ना, तो उसे पता होता है कि ये तो होना ही होना है, तो इसलिए हर कंपनी अपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के चलती है। तो ये फंड होता है तो उसी के द्वारा मशीन को रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके लेकिन जब यहां बात करते हैं तो ये कैसे मैनेज होगा, इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस। कंपनी को पता तो नहीं होता, लेकिन वो इंश्योरेंस करा ले तो फिर इसको भी मैनेज किया जा सकता है। ओके जी। फिर लास्ट देखिए, आज हम देखें आज की क्लास का टॉपिक, तो वो क्या जाता है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही क्या बोलते हैं डियर, डेप्रिसिएशन। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है,
डेप्रिसिएशन, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का एक और नाम क्या होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ये कैसे हो जाएगा, हमने डेफिनेशन पहले भी देख ली थी कि डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, रीजंस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और एक वर्ड और लगा सकते हैं, एक्सीडेंटल डैमेज। वहीं कैपिटल लॉस क्या होता है, यहां पे फिक्स एसेट्स की वैल्यू में फॉल हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है, इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से हो रहा है, या किसी कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। ओके जी, फिर क्या, इट अकर्स व्हाइल दे आर बिगिंग कॉन्टिन्यूअसली यूज, रेगुलर यूज होने से इनकी वैल्यू कम होती है, लेकिन ये यूज नहीं भी हो रही थी, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हो गया, कोरोना वायरस की वजह से हो गया, तो मशीनें यूज नहीं होती हैं, फिर भी इनके अंदर क्या होता है डियर, लॉस हो जाता है। नॉट यूज, जब वो यूज नहीं होती तब भी ऐसा हो सकता है। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अगर कैपिटल लॉस की बात करते हैं, इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानने की कोशिश की है। मुझे पूरा 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 विश्वास है कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।